हेलो बच्चों, हम लोग तैयार हैं मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए। और मैग्नेटिज्म में पहला पार्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग तैयार हो जाते हैं कि वाकई इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफ़ेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातें मिलके सब बड़ी बड़ी बातें बन जाएंगी। तो रेडी टू स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, एम्पियर्स ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने पाया, उसने क्या देखा कि मान लो कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक, एक्सपेरिमेंट दैट gives conclusion current carrying conductor produces मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझ लो। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, मान लो ये वो बैटरी है और ये एक की, ठीक, और इसके पास एक कंपास रख लिया। कंपास समझते हो? कंपास का मतलब होता है कि उसमें एक बार मैग्नेट होता है और वो बार मैग्नेट ये N और S, ठीक है, वो बार मैग्नेट दैट इज़ फ्री टू मूव इन द हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन में कंपास का ये पक्का याद रखना है कि कंपास का काम होता है कि उसके अंदर जो बार मैग्नेट होता है दैट इज़ फ्री टू मूव इन द हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्शंस बता देता हूँ। ये अपनी डायरेक्शंस ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, सारी डायरेक्शंस दिख रही हैं। ओके, अब ये डायरेक्शंस जब दिखती हैं तो बात को समझना, अभी की है ओपन, ठीक है, तो कोई करंट नहीं, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन कंपास। ठीक है, कंपास में कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। कंपास में डिफ्लेक्शन, हम पहले से श्योर थे कि कंपास में डिफ्लेक्शन तब आता है जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कंपास को लेके जाते हैं तो कंपास डिफ्लेक्ट होता है। कंपास की जो बार मैग्नेट होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। जैसे तुमने बाइक का, कार का जो स्पीडोमीटर देखा होगा तो उसमें एक इस तरीके से पॉइंटर होता है और जैसे ही तुम उसको एक्सेलरेट करते हो तो एकदम से वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, बाइक खड़ी है, कार खड़ी है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो हमको वहाँ पे दिखाई पड़ता है, तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो चल रही है। स्पीडोमीटर यही तो दिखाएगा कि उसका व्हील कितनी तेज़ी से घूम रहा है। तो सिमिलर वहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा तब जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे प्रेजेंस होगा। मीन्स कंपास को अगर हम कहीं लेके जाते हैं तो मान लो एक रूम में मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कर रखा है, दूसरे रूम में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो एक रूम में लेके जाएंगे तो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट जैसे ही हम उस कंपास को दूसरे रूम में लेके जाएंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है तो उसमें तुमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ द अनदर थिंग कि वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, उसको हम डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो इस बात को समझ लो कि यहाँ पे जब की को ओपन रखा तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है। अगर करंट नहीं है तो यहाँ कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। ठीक, तो फिर हमने दूसरा काम कर लिया। फिर हमने क्या काम किया कि ये जो हमने की को कर दिया प्रेस। ठीक,
की को प्रेस किया, की को प्रेस करने से क्या हुआ कि इस वायर में करंट आ गया। ठीक है, वायर में करंट ऐसे आएगा, तो वायर में करंट अगर ऐसे आएगा तो ये जो कंपास था, ठीक, कंपास मतलब ये इधर साउथ से नॉर्थ, तो कंपास का जो एन पोल था, एन पोल इस डायरेक्शन में चला गया लाइक दिस। कंपास का एन पोल इस डायरेक्शन में चला गया, दिस इज एन पोल। नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे तो मैग्नेटिज्म अब पढ़ रहे हो तो तुमको पता चल जाएगा कि नॉर्मल कंडीशन में जो कंपास होता है उसका एन पोल नॉर्थ की तरफ ही होता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाके रुकता है, तो वो नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल। मैंने स्टैंडर्ड सब कुछ वैसे ही बनाया है, कोई भी रफ चीज़ नहीं ली है कि खाली ऐसी तुमको बता रहा हूँ। ठीक, तो मैंने कहा कि ऐसे जाएगा, तो वो एक्सपेरिमेंटली दिखाई पड़ा, तो मैंने जो दिखाई पड़ा वो बना दिया। ठीक है, जो एम्पियर्स को मिला तो एम्पियर्स के अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट मैंने डायग्राम बनाया है बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने बैटरी की पोलरिटी को अपोजिट किया तो करंट तो ऐसे आएगा, तो इस केस में क्या था कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन उल्टी हो गई। ठीक है, ये कंपास, तो इसका एन पोल इधर आ गया, इधर से इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, ऐसे, तो नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो डिफ्लेक्शन। लेकिन एक चीज़ पता चली कि हाँ, अगर तुमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो ये पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब एक बात तो यहाँ से पता चल गई कि कंपास में डिफ्लेक्शन पहले से पता था कि कंपास में डिफ्लेक्शन तब होता है जब वहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है, और यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई कि जैसे ही करंट आता था तो डिफ्लेक्शन होता था। वो एक अलग बात है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो कैसे हो रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट एक बात में हम श्योर हो गए कि हाँ, कि जैसे ही वहाँ पे करंट आता है वायर में तो उसके नीचे रखे हुए, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, वायर ऊपर है कंपास नीचे, वायर ऊपर कंपास नीचे, ठीक, तो उसके नीचे रखे हुए कंपास में तुरंत डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड की गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब फर्दर हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वाकई जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कितना करता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के तरीके, उसकी डायरेक्शन को निकालने के तरीके वो सीखने हैं। एंड देन उसके आगे हम फोर्स वो सारा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो एक बात कंफर्म हुई कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपेरिमेंट दैट गिव्स कंक्लूजन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से कहानी शुरू हुई। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। और जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है वो। ठीक है ना, तो अब इस बात को समझने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसका फंडामेंटल लॉ है, इस चैप्टर का फंडामेंटल लॉ है, दिस इज बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, दिस इज बायो-सैवर्ट्स, ऐसे लिखते हैं, बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, ये हमको बताता है कि वाकई कि अगर हम वहाँ पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखें तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देखो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, रैंडम कोई कंडक्टर ले लिया, दिस इज ए बी, और इसके कारण किसी एक पॉइंट P पर जिसका पोजीशन वेक्टर R है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक छोटा पार्ट लिया इसका, दिस इज स्मॉल सेक्शन। ठीक है, ST मान लिया और इसकी लेंथ मान ली DL। ठीक है, तो ये ST जो है ना, एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो ST को हम बोलेंगे ST इज कॉल्ड करंट
एलिमेंट, एस टी इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, इसका नाम होगा करंट एलिमेंट। दिस इज न्यू फिजिकल क्वांटिटी और इसको लिखा जाएगा आईडीएल से, ठीक है। दिस इज कंप्लीट क्वांटिटी, आई करंट डीएल लेंथ, दोनों को मिला के क्या बनेगा, दोनों को मिला के एक पूरी क्वांटिटी बनेगी आईडीएल, ठीक है। एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, कैसे लिखा जाएगा, आई डी एल। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन अलोंग द करंट, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन अलोंग करंट, इतना याद कर लो, डायरेक्शन अलोंग आई और डीएल दोनों को मिला दो तो एक नई क्वांटिटी बनेगी जिसका नाम है करंट एलिमेंट, जिसका नाम है दिस इज करंट एलिमेंट, ठीक है। नई फिजिकल क्वांटिटी आईडीएल से रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को मिला के, जैसे तुमने E इक्वल्स टू डी वी ओवर डी आर में पढ़ा था। डी वी ओवर डी आर इज कंप्लीट क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, डी वी पोटेंशियल चेंज, डी एल लेंथ, बट दोनों को मिलाएंगे डी वी ओवर डी आर लिखेंगे तो एक नई क्वांटिटी, दिस इज न्यू क्वांटिटी। कभी इसको ऐसे मत पढ़ना कि आई करंट है डी एल लेंथ है, दोनों साथ लिखें तो करंट एलिमेंट बोल देंगे, ठीक है। तो देखो बायो-सैवर्ट्स लॉ में ये बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू element, magnetic field due to element, this dB is directly proportional to magnitude of current, this dB is directly proportional to length of element, this is length of element, this is directly proportional to sin theta। अब sin theta कौन सा, करंट एलिमेंट और पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन अलोंग करंट, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और पॉइंट P को मिलाने वाले पोजीशन की डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और dV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऐसे लिखा जाता है dV इज इक्वल्स टू, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता था, dV इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, dV is the magnetic field due to small element, dV is the magnetic field ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इसलिए dV से दिखाया, पूरे के कारण लिखेंगे तो B से दिखाएंगे, इंटीग्रेट करके B लिख देंगे, ठीक है। तो dV इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, दैट इज करंट ज़्यादा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि करंट नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, करंट बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बड़ा एलिमेंट लोगे, इसकी जगह एक और ले लोगे बड़ा, तो लेंथ ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आता था, सब एक्सपेरिमेंट है। इनके बीच का एंगल अगर पॉइंट P इधर की जगह इधर ले लो तो चेंज होता था, तो उसका रिलेशन इससे मिल गया साइन थीटा से, और जितना दूर ले वो तो dB उतना कम होता जाएगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इस हिसाब से चेंज होता था। तो बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो कंक्लूजन निकाला, ये लॉ है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से हम लगाते हैं कांस्टेंट आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, तो इसको याद कर लो, के इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज 10⁻⁻⁷ फॉर SI सिस्टम, एंड के इज इक्वल्स टू 1 फॉर CGS, ठीक है। तो CGS वाला रेयरली मिलेगा, ये मिलेगा सबसे ज़्यादा, तो इसे याद कर लो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 10 म्यू नॉट ओवर 4 पाई के की वैल्यू, और उसकी वैल्यू कितनी, जैसे 1 ओवर 4 पाई एप्स नॉट याद किया था, 1 ओवर 4 पाई एप्स नॉट कितना था, 9 इंटू 10⁻⁹। सिमिलरली 1 ओवर 4 पाई एप्स नॉट की तरह यहाँ पे, दिस इज जस्ट लाइक द कूलोम्स लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैट्स, दिस इज सेम लाइक कूलोम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसीलिए यहाँ पे इसको फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म का फंडामेंटल लॉ है, ठीक। तो ये हो जाएगा, म्यू नॉट क्या है ये भी लिख देते हैं, म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को याद रखना, म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम, इट मीन्स एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो मतलब मीडियम का इफेक्ट आएगा, कोई मीडियम नया होगा तो ये चीज़ चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। अब ये समझने के बाद अब देखो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, BSL, वेक्टर फॉर्म ऑफ BSL। तो dV इक्वल्स टू कितना आया था, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। डायग्राम ऐसे था, ठीक। ये करंट I, ये एंगल थीटा, ठीक है, कुछ ऐसे ये था। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, या फिर और डायरेक्शन भी लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बात समझो, एक आर से कर लो मल्टीप्लाई, एक आर से करो डिवाइड, ठीक है। दिस इज आइडियल साइन थीटा आर से किया मल्टीप्लाई, आर से किया डिवाइड, तो आइडियल साइन थीटा आर नीचे हो गया आर क्यूब। तो dV इक्वल्स टू आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, मोटा मोटा दिख रहा है, मोटा, चलो इसी से लिख ले रहे हैं, चल जाएगा। dV इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज, देखो एक चीज़ होती है, इधर लिख रहे हैं, एक चीज़ होती है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा इंटू एन कैप, या फिर होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, ठीक है। ये सबको पता है, A क्रॉस B या एन कैप परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो देखो एक बात समझ में आ गई, आइडियल एक वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे आइडियल क्रॉस आर, ठीक है। डीएल के ऊपर वेक्टर लगाया, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे तो ये आएगा, नीचे आर क्यूब और इधर लगा देंगे वेक्टर, ये बना वेक्टर रिलेशन, ठीक है। सिंपल है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आईएल डीएल क्रॉस आर लिख लो, और बाकी डीबी, अगर इधर क्रॉस प्रोडक्ट तो इधर ये भी वेक्टर, दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई होके, अगर साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होके, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके तीसरा वेक्टर देते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होते हैं। इफ टू वेक्टर्स दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर एंड दे आर गिविंग अ रिजल्टेंट वेक्टर, then the multiplication of these two vector always multiply with the cross product if they gives vector. If two vectors are multiplying and they are giving a scalar quantity, then they are multiplying with the dot product, ठीक है। तो आइडियल क्रॉस आर, अब क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड, देखो आइडियल से आर की तरफ फिंगर्स घुमाओ, फिंगर घुमाने का खेल है। आइडियल मैंने बता दिया, जिधर करंट है उधर आइडियल है, आर इधर, तो आइडियल से आर फिंगर्स घुमाओ, राइट हैंड जो क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ा है, आइडियल क्रॉस आर अंदर, ठीक है। दिस इज अंदर की डायरेक्शन, ये अगर नहीं पता है तो याद कर लो, दिस इज एंड दिस इज, ये है इनवर्ड, ऐसे दिखाएंगे, ये है आउटवर्ड। दिस इज जस्ट लाइक नेगेटिव जेड एक्सिस, दिस इज जस्ट लाइक पॉजिटिव जेड एक्सिस, दिस इज जस्ट लाइक माइनस के, दिस इज जस्ट लाइक प्लस के। सबको पता है, ये वाला नहीं पता है तो याद कर लो, ऐसे दिखाएंगे जेड एक्सिस वाली लाइन, मैग्नेटिक फील्ड में यही चलेगा। वैसे तो हमेशा यही चलता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है इसलिए बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया, करंट डेंसिटी फॉर्मेट लिख लो, ठीक है। करंट डेंसिटी, फिर है करंट डेंसिटी फॉर्मेट। अब करंट डेंसिटी फॉर्मेट क्या है, करंट डेंसिटी फॉर्मेट एक बात समझो,
अगर मान लो ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो जगह जो फालतू चली गई ना उसको मिटा दे रहे हैं, सबने देख लिया, सबने लिख लिया, ये मैंने माना और तुमने लिखा, ये मान लिया है मैंने और माना क्या है, सही बात है ये बिल्कुल। करंट डेंसिटी फॉर्मेट, तो एक बात सुनो, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब डी से करो मल्टीप्लाई, डी से करो डिवाइड, तो जे इज इक्वल्स टू आई डी एल ओवर डी वी हो जाएगा। देखो ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। तो वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। तो अगर मैं कहूँ ये वायर का ये वाला सेक्शन था, ये सिलिंड्रिकल, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी dl, ये छोटे से एलिमेंट की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वॉल्यूम बन गया, तो a इंटू डी एल वॉल्यूम बन गया, तो वॉल्यूम तो कितना आया, जे डी बी इज इक्वल्स टू आई डी एल। वैक्टर लगाओ, तो जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, इधर वेक्टर लगाओ तो इधर भी वेक्टर लगाओ, सेम डायरेक्शन, जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन वो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल की जगह जे क्रॉस आर डी वी ओवर आर क्यू, बस, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये तो डी वी तो कोई कांस्टेंट टर्म है, इसको आगे पीछे कहीं भी लिख लो, बस ऑर्डर में आई डी एल, तो मतलब उसकी जगह जे आया है बिल्कुल, ठीक है। बाकी डी वी साइड में लिख दिया, तो ये ऑर्डर नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाला टर्म आगे पीछे लिखने में कोई बुराई नहीं है। मिटा दे रहे हैं, करंट डेंसिटी फॉर्मेट लिख लिया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालना तुमको आता है, ठीक है, सही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल मैंने तुम लोगों को बताया है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ये सी वेक्टर है और ये ए क्रॉस बी है, ठीक है। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे समझो, डी बी किससे मिल रहा है, आई डी एल क्रॉस आर से, ठीक है, समझने के पर्पज से। तो आई डी एल क्रॉस आर से डायरेक्शन की केवल बात कर रहा हूँ, इसलिए पूरी इक्वेशन नहीं लिखी। तुम कहो तो पूरी इक्वेशन में सबको मैं मान लेता हूँ, कोई भी कांस्टेंट सी, ठीक है। तो इस पे फोकस करो केवल, आई डी एल क्रॉस आर पे, ठीक। तो देखो मान लो आई डी एल ऐसे और आर ऐसे, ठीक है। तो आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल से आर की तरफ फिंगर्स को घुमाओ तो अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ। अगर मान लो मैं कहूँ आई डी एल ऐसे और आर ऐसे, ठीक है, तो आई डी एल अंदर, तो राइट हैंड आई डी एल से आर की तरफ, तो डी बी किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा नीचे की तरफ, ठीक। अगर मैं तुमसे कहूँ कि आई डी एल ऐसे, आई डी एल ऐसे और आर ऐसे, तो आई डी एल क्रॉस आर तो किधर गया, डी बी गया अंदर की तरफ। भाई आई डी एल से आर की तरफ फिंगर्स को घुमाओ राइट हैंड, तो थंब की डायरेक्शन होती है ना, सबको पता है ये थंब की डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी की तरफ फिंगर्स को घुमाते, ए क्रॉस बी किसी एक में देख लो, आई डी एल, ठीक है यार, ध्यान से देखोगे तो बात समझ में आएगी। आई डी एल ऐसे, आर ऐसे, आई डी एल क्रॉस आर बताना है बस, आई डी एल क्रॉस आर, तो आई डी एल से आर तो अंदर आया, फिर से आई डी एल अंदर, आर इधर, तो अंदर से ऐसे लाओ घुमाते हुए तो नीचे आएगा, ऐसे ही इसमें आई डी एल क्रॉस आर। तो ये पता है ये वाला वेक्टर जो होता है, मतलब ये वाला वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का तो प्लेन एक्स वाई प्लेन है, इसलिए डी बी परपेंडिकुलर आया। दूसरा है राइट हैंड पाम रूल, तो जो इजी लग जाए वो अप्लाई कर देंगे। तो देखो राइट हैंड पाम रूल में क्या है, ये राइट हैंड है, ऐसे बना दे रहा हूँ, तो ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है, जैसा भी बन जाए। बहुत अच्छा नहीं बनाया यार, ठीक है, जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि
अच्छा बन जाएगा तो नज़र लग जाएगी इसको, इसलिए। तो आइडियल की तरफ थंब होता है और आर जिधर पॉइंट पी है उधर होती हैं फिंगर्स, सीधे स्ट्रेट। तो एकदम हथेली के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड डी बी या बी जो भी है, ठीक। तो देखो अगर मान लो ये 3 एग्जाम्पल लिए थे तो इनमें से अप्लाई करके देख लो। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। कोई 2 में ही देख ले रहे हैं। पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या था, ऐसे था, मतलब ये था आइडियल और ये था आर। तो आइडियल क्रॉस आर तो अंदर आया, राइट हैंड रूल से अंदर आया था, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से। अब पाम रूल लगाओ। देखो करंट कैसे, ऐसे करंट इधर, ठीक। तो देखो करंट इधर, तो ऐसे करो, ठीक है, करंट की तरफ थंब और फिंगर्स किधर, आर की तरफ। तो अंदर जा रहा है तो अंदर आ जाएगा डी में, ठीक। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला ये आइडियल किधर है, अंदर, आर किधर है, इधर। तो देखो ऐसे ऐसे हो गया, सीधे सीधे आइडियल आर, आइडियल आर, आइडियल की डायरेक्शन थंब, आर की डायरेक्शन फिंगर्स, समझ गए ना। तो किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है हथेली का परपेंडिकुलर, दिस इज डी बी। सब में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे थोड़ा टफ लगे कहीं पे इजी। तो ये 2 तरीके आ गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका था, ये आ गए, सही है। मिटा दें, देख लो, मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेस्ड, ड्यू टू वायर निकालते हैं, स्ट्रेट वायर, फिर ड्यू टू लॉन्ग वायर निकालेंगे। अभी लॉन्ग वायर नहीं, अभी क्या है, फाइनाइट लेंथ का वायर होगा, उसके कारण निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये वहाँ हमें एम्पियर्स ने हिंट दे दिया था। बट अब हमको क्या ज़रूरत, अब हमको ये ज़रूरत कि कितना प्रोड्यूस करता है, तो वो कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो आते हैं वापस, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, ठीक है। टेढ़ा हो गया उधर बेटा, हमने टेढ़ा नहीं किया है, क्या करें, थोड़ा टेढ़ा है बोर्ड, मैनेज कर लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर। देखो ये एक वायर, इसमें जा रहा है करंट, ठीक, करंट जा रहा है आई। यहाँ मान लो ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर के कारण, ठीक है। दिस वायर इज जो भी है एक्स वाई वायर, ठीक है। तो देखो निकालने के लिए हमारे पास, हमें तो पता है, बहुत आसान तरीका है हमारे पास, और वो कौन सा है, वो है भाई साहब बायो-सावर्ट लॉ, ठीक। तो देखो एक काम करो, यहाँ पे एक लो एलिमेंट, बहुत मज़ा आएगा इसमें तुमको। सर के ऊपर से भी जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसी गारंटी नहीं, लेकिन देखोगे तो समझ आ जाएगा, आसान है। डार्क देखा, करंट एलिमेंट बना लिया। अब देखो इसको मिला दो जहाँ निकालना है, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना आर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो आर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। तो देखो इनके बीच का एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है थीटा, ये एंगल कितना होता है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, ये एंगल मैं लेता हूँ, ये है अपना थीटा, ये एंगल लेता हूँ मैं फाई, दोनों एंड्स को मिलाओ, ये और ये, ठीक, एकदम परपेंडिकुलर वाली लाइन से
ये वाली लाइन एकदम परपेंडिकुलर थी और इस लाइन से, इस वायर से कितना डिस्टेंस पे निकालना है, डी डिस्टेंस पे। डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है। तो ये वाला एंगल कितना, पूरा ऊपर वाला एंगल मान लो, ये मान लो अपनी तरफ से फाई 1, नीचे वाला पूरा एंगल मान लो फाई 2, ठीक है। ऊपर वाला एंगल कितना है फाई 1, नीचे वाला कितना फाई 2, ठीक है। इसके लिए वैसे क्या है, ये एलिमेंट तुम्हें देखने के लिए बड़ा बनाया है मैंने, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये काफ़ी छोटा होता है। तो ये है मान लो वाई डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जगह पॉइंट है, काफ़ी छोटा होता है। तो ये मत सोचना कि यहाँ की यहाँ, समझ गए ना। तो कहीं भी ले सकते हैं, दिस इज वाई डिस्टेंस पे और इसकी लेंथ कितनी डी वाई। तो वो कोई कन्फ्यूजन नहीं आया। कन्फ्यूजन क्या नहीं है कि ये मैंने इस पॉइंट तक का लिया है कि इस पॉइंट तक का लिया है कि ये ऊपर तक का लिया है, वो एक ही बात है। दोनों कितने नज़दीक होते हैं, काफ़ी नज़दीक। तो एलिमेंट तक की डिस्टेंस वाई है, ठीक है। वाई इज़ द एलिमेंट की डिस्टेंस है, कहाँ, सेंटर वाले पॉइंट से, मतलब सेंटर वाले पॉइंट का मतलब ये वाली लाइन के पॉइंट से, ठीक है। अब देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। डी बी क्या, डी बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। डी बी दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, म्यू नॉट ओवर 4 पाई और आई इंटू इसकी लेंथ आई डी एल। डी एल की जगह क्या हो गया, इसकी लेंथ डी वाई, आई डी एल और साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, ओवर आर स्क्वायर। ये आ गया। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ए बी। इस एलिमेंट का नाम रख दूं ए बी, सही है। नामकरण संस्कार हो गया इसका, ए बी हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ए बी, दिस इज नॉट एलिफेंट, दिस इज एलिमेंट, ठीक है, ए बी। अब देखो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर से। अब चुपचाप क्या करो, देखो मैं सबको हटा के, देखो वेरिएबल क्या क्या है, एक तो वाई वेरिएबल है, तो वाई वेरिएबल मतलब डी वाई वेरिएबल, ठीक। दूसरा क्या है, थीटा वेरिएबल। एलिमेंट ऊपर से नीचे इधर उधर वाला यहाँ पर पहुँचेगा, एलिमेंट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, नीचे पहुँचेगा, तो थीटा भी चेंज होगा। तो थीटा वेरिएबल, वाई वेरिएबल और आर वेरिएबल, कितने सारे वेरिएबल आ गए, सबको हटाओ भाई। आर भी तो चेंज होगा ना, एलिमेंट यहाँ की जगह यहाँ ले लूँ तो आर ये आ जाएगा ना। तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, सबको हटाओ, एक वेरिएबल बनाओ। एक वेरिएबल कौन सा, एंगल वाला, ठीक है। एक वेरिएबल कौन सा, एंगल वाला। तो एंगल को मैं फाई को वेरिएबल बना लेता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट तो फाई ऊपर जाएगा, तो लिमिट्स आ जाएंगी फाई 1 से फाई 2 तक, पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो फाई के टर्म्स में लेके आते हैं, ठीक। तो देखो एक बात समझो, यहाँ से लिखो टेन फाई एजेंडा है। एजेंडा क्या है, यहाँ पे एजेंडा क्या है अपना, यहाँ पे एजेंडा है कि सबको भगाओ और एंगल को लेके आओ, फाई को लेके आओ, ठीक है। तो टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना सबको, फाई, ये वाई और ये डी। तो टेन फाई इज इक्वल टू वाई ओवर डी, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू डी टेन फाई, तो डी वाई ओवर डी फाई इज इक्वल टू डी, डिफ्रेंशिएट कर लिया, फाई के रिस्पेक्ट टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई। तो डी वाई की जगह आएगा हमेशा डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये तो डी वाई की जगह तो ये आ गया। थीटा को देखो, थीटा के साथ क्या खिलवाड़ किया जा सकता है। थीटा के साथ में ये खिलवाड़ होगा कि थीटा के साथ में क्या खिलवाड़ होगा, तो थीटा के साथ में ये खिलवाड़ होगा कि ये हो गया 180 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये कितना 180 माइनस थीटा। तो मैं लिखूंगा ये नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, 180 माइनस थीटा प्लस फाई प्लस 90, 180 माइनस थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 180 कट गया तो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस फाई। तो थीटा की जगह तो ये आ जाएगा, तो थीटा भी गायब हो जाएगा। और आर हटाओ, तो देखो डी के टर्म्स में लेके आओ, ठीक है, वही राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से ये कितना है आर। तो एक चीज़ लिख सकते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर कॉस फाई,
डी इज इक्वल्स टू आर कॉस, भाई कॉस फाई इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस, कॉस फाई इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो डी इज इक्वल्स टू या आर इज इक्वल्स टू निकाल लेते हैं ना, हमें तो आर हटाना है, तो आर इज इक्वल्स टू डी सेक फाई बन जाएगा, ये नीचे आएगा तो डी सेक फाई, सब कुछ हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखो ये कहानी, तो देखो यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिख रहा है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, पूरा दिखेगा, इधर से लिख लेते हैं, डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, डी वाई की जगह वो डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा, साइन 90 प्लस फाई, साइन 90 प्लस फाई कितना हो जाएगा कॉस फाई, और नीचे कितना आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो देखो सेक स्क्वायर फाई से ये पूरा सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा, एक डी से एक डी कट जाएगा, तो डी वी इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई ओवर डी, ये आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ गया, अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट ये सब नोट कर लिया, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दिया, देखो तो कितना आया b इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, b इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कितना म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई ओवर डी, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट बाहर इंटू आई ओवर डी बी बाहर, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाता है साइन फाई, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स देखो -φ2 से φ1 तक। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस लिया है, इससे रेफरेंस लेते हुए तो ये फाई लिखा है, तो इसके नीचे ये वाली डायरेक्शन बनेगी ऐसे, और ऊपर ये वाली डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपोजिट। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में होता है, तो ऐसे ही एंगल, एंगल अगर तुमने इसी रेफरेंस से लिया है, तो इस रेफरेंस से अगर तुम देखो यहाँ देखो, अगर तुम देखोगे तो अगर ऐसे देखो और ऐसे देखो, इस रेफरेंस से एक डायरेक्शन इधर बनी और दूसरी डायरेक्शन यहाँ से इधर बनी, तो अगर एक बनी क्लॉकवाइज तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, या ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो नीचे वाला नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आया -φ2 से φ1, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर डी साइन φ1 माइनस साइन माइनस ऑफ φ2, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये कहानी कुछ ऐसे बनेगी, बोलो आई कुछ बात समझ कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई ये आया मैग्नेटिक फील्ड, इसको देख लो और परफेक्टली वो जैसे मैंने डायरेक्शंस लिए हैं, एक रेफरेंस लाइन, वो सब कुछ याद होना चाहिए, सब कुछ आंखों के सामने होना चाहिए, तब आएगा मज़ा, ठीक है। देखो जल्दी नोट करो, देखो कहाँ से शुरुआत की, वाई डिस्टेंस पे एक डी वाई लेंथ का एलिमेंट लिया और एंगल थीटा जो होता है वही डिफाइन किया, आर जो होता है वही डिफाइन किया, बस निकालना है इसके टर्म्स में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म, मतलब डी के टर्म्स में, ठीक। तो इसके कारण निकालना है, तो इसको फाई माना, ऊपर वाला φ1 नीचे वाला φ2 डी, फिर उसके कारण वो लिखा था, लिखने के बाद सबको हटाया, मैंने कहा था वो सबको हटाओ, जितने फालतू के टर्म हैं उन सबको हटा दो और लेके आओ वो चीज़ जिसकी ज़रूरत, मतलब एक वेरिएबल लेके आओ, एक वेरिएबल लेके आए और एक वेरिएबल लाके फिर लिमिट्स लगाई, कौन सी माइनस कौन सी प्लस, कोई सी प्लस कोई सी माइनस हो सकती है, लेकिन एक पैटर्न है कि नीचे वाला माइनस लिख लेते हैं, ऊपर वाला प्लस लिख लेते हैं, तो वो तरीका आ गया। कहाँ से एंगल्स लिए जा रहे हैं, वो परपेंडिकुलर वाली लाइन से, रेफरेंस लाइन से, और एंगल कौन से होंगे हमेशा उस वायर के सामने वाले पॉइंट जहाँ निकालना है उससे दोनों एंड्स को मिलाने वाली लाइन के एंगल हैं, उसको दोनों एंड्स को मिलाने वाली लाइन के एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रहे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन φ1 प्लस साइन φ2, इधर प्लस माइनस जरूर लिए थे लेकिन वहाँ ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब बोलो
पता चला कुछ? मिटा दे रहे हैं। देखो अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लो। आज ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें साफ हो जाएंगी, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग या फिर कह सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग और इनफाइनाइट लेंथ वायर। देखो कैसे, अगर ये वायर है और इसको लॉन्ग कर दो, लॉन्ग करने का मतलब बहुत बड़ा है, और यहाँ पे डी डिस्टेंस पे पॉइंट भी, तो ऐसे करके लेके जाओगे, ये दोनों एंगल अप्रोचेस टू कितने हो जाएंगे? फाई 1 फाई 2। तो फाई 1 फाई 2 दे आर अप्रोचेस टू 90। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? करंट कैरिंग कंडक्टर है, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला। B इक्वल्स टू μ0/4 पाई I ओवर D साइन 90 प्लस साइन 90। B इक्वल्स टू कितना आया? μ0/4 पाई 2I ओवर D। याद रहेगा, 2 आ जाता है, बाकी वो गायब हो जाता है। तो वो डायरेक्ट देखिए इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, पहला केस। दूसरा ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब आधा कट कर दो, आधा कट करने का मतलब ऊपर है और यहाँ है पॉइंट, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन जो था वो नहीं है। तो ये D, ये करंट I, तो एक एंगल ऊपर वाला है वो तो है, तो हम बोलेंगे फाई 1 हो जाएगा 90, लेकिन फाई 2 है ही नहीं, तो वो 0 है। तो कितना आएगा? μ0/4 पाई I ओवर D। कैसे? साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 0 0, तो आधा आ जाएगा। दिस इज हाफ ऑफ फुल। वायर हाफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो गया, ठीक है, क्योंकि आधा वायर साफ हो गया। मिटा दूं? खेल खेल लिया। अब तीसरा केस है फाइनाइट लेंथ एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब क्या? फाइनाइट लेंथ एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या? फाइनाइट लेंथ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जो अभी इनफाइनाइट लेंथ का ले रहे थे, अब वो फाइनाइट लेंथ का उसकी कोई लेंथ दे देंगे, ठीक है। तो उसकी कोई लेंथ दे देंगे और बाइसेक्टर पे निकालेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो ये है, इसकी लेंथ मैंने ले ली कुछ L, ठीक। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ऐसे ऐसे, ये फाई, ये भी फाई, बराबर एंगल। फाई 1 इज इक्वल्स टू फाई 2 इज इक्वल्स टू फाई, सही है। अब देखो ध्यान से, ये कितना है? D है, ये कितना? L/2, ये पॉइंट P, ये करंट I, ठीक। अब निकालो, देखो सिंपल। B इक्वल्स टू क्या था? μ0/4 पाई I ओवर D साइन फाई प्लस साइन फाई। तो B इक्वल्स टू μ0/4 पाई I ओवर D, दिस इज 2 साइन फाई। साइन फाई निकाल लो, साइन फाई राइट एंगल ट्राइंगल से मिल जाएगा। साइन फाई कितना? साइन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना? L²/4 प्लस D²। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू, एलसीएम लो 4 बाहर आ जाएगा, 2 2 से 2 कट जाएगा। साइन फाई इज इक्वल्स टू L ओवर रूट में L² प्लस 4D²। ये वहाँ रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमको तो बाद में जो भी आंसर होगा उस फॉर्मेट में आंसर को लेके आना है, ठीक है। दिस इज 2L ओवर, तो मैं कोई फालतू काम तो कर नहीं रहा हूँ कैंसिल करने का, ये काम मुझको अच्छा लगता नहीं है। तुमको जो लगे वो तुम कर लेना, ठीक है। समझ गए? फाइनाइट लेंथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दोनों एंगल बराबर, सही है। कर लिया नोट? मिटा देते हैं।
अब तुम देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्यारे क्वेश्चन बिल्कुल। एक ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ये वायर है, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज करंट अलोंग इनवर्ड, समझ गए। वायर किधर रखा है, वायर जेड एक्सिस के अलोंग। अगर ऐसे बना हुआ है, दिस इज वायर अलोंग जेड एक्सिस, करंट आउटवर्ड, करंट किधर है, आउटवर्ड, ठीक है। तो देखो मान लो अपने पास एक ये है, इसमें करंट है 4I, एक ये वायर है, इसमें करंट है I, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहाँ, कौन सा वो पॉइंट होगा, कौन सा वो पॉइंट होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, पॉइंट बिटवीन देम वेयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, ये। तो देखो ध्यान से, एक बात समझ में आई, इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ इस लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो वो पॉइंट होगा, कैसे होगा, देखो सिंपल, करंट ऐसे, तो एलिमेंट ऐसे, आर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर भाई, सॉरी करंट अंदर नहीं बाहर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसे देखो करंट अगर ऐसे अंदर ही ले रहे हैं, अरे कहीं भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा परेशानी ना हो। अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस ये पहला वायर मान लो और ये दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड किधर, V1 नीचे, ऐसे ही इसके कारण ये अंदर, तो इसके कारण ऊपर, ये कितना V2, सही है, ये दूसरे वाले कारण, तो भैया V1 इज टू कितना होना चाहिए, V2, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों अपोजिट है, बराबर हो जाए, तो पहले वाले के कारण मान लो कितना x डिस्टेंस मान लो, तो μ0/4π 2I ओवर R, इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। ये कैसे, इनफाइनाइट लॉन्ग, वायर कैसे, इनफाइनाइट लॉन्ग, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ये वायर सब होंगे इनफाइनाइट लॉन्ग, वायर कैसे, वायर हैं लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो K × 2 इसका I ओवर भाई 100 माइनस x हो जाएगा उधर वाला, तो ये K से K कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, I से I कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आया भाई 400 माइनस 4x इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, जो बड़ा उससे ज़्यादा दूर होगा, तो वहाँ से 80, यहाँ से 20, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, मैं तो तुमसे ऐसे कहूँ कि अगर तुम लिखा करो तो सीधे लिखा करो कि I1 ओवर x1 इज इक्वल्स टू I2 ओवर x2, बाकी सब कुछ वही है, वो तो कैंसिल आउट ही होना है, μ0/4π μ0, 2 वाला टर्म 2 वाला टर्म, करंट आया, नीचे डिस्टेंस आया, उनका रेशियो, तब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। ये वही वाले क्वेश्चन है जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो करे थे कि ये वाला चार्ज यहाँ रखा, ये वाला चार्ज यहाँ रखा, कहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो इसको मिटा दूँ, अब देखो जैसे मान लो अपने पास ये है और एक ये है, ठीक है, इसमें मान लो करंट है I और इसमें भी करंट I है, ठीक है, ये A है, ये A है,
सब राइट एंगल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अब एक बात को और समझो, ठीक है। किसी भी, मैंने कहा था मैंने दो तरीके तो तुमको बता दिए, अब एक तरीका और सीख लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन ये कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो उस डायरेक्शन में फिंगर्स को, उस डायरेक्शन थंब को ऐसे रखो और उसके चारों तरफ ऐसे फिंगर्स घुमाओ। तो जैसे घूमेगा फिंगर तो वो सर्कल जो बनेगा उस सर्कल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस सर्कल के अराउंड लाइक दिस। अगर मान लो मैं कहूँ ये वायर है और ये वायर जेड एक्सिस के अराउंड है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इससे मैं कहूँ अगर 10 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम कुछ मत करो, एक 10 सेंटीमीटर का सर्कल बना लो। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, टेंजेंट के अलाउ, कहीं पे भी सर्कल के टेंजेंट के अलाउ, समझ रहे हैं ना, ऐसे। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? अगर करंट बाहर की तरफ है तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर बाहर है तो ऐसे घूमेगा, और अगर अंदर है तो सेंटर पे एकदम, अगर अंदर है, ठीक ठीक। तो किसी भी पॉइंट पे निकालना है, कहीं पे भी निकालना है तो सर्कल बना लो। ये अंदर है तो ऐसे आएगा, टेंजेंट बनाओ किसी पॉइंट पे, टेंजेंट। तो अगर बाहर है तो ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर अंदर है तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो ये कोई इशू नहीं है, ये याद करना नहीं है। ये वायर रखा है, दिस इज वायर, ये वायर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पहले सर्कल बना है, पहले वायर रखा है, वायर से अगर मैं कहीं पे भी निकालूंगा तो मैं एक सर्कल बना लूँगा, ठीक है। तो सर्कल के टेंजेंट के लाऊं, और टेंजेंट में कौन सी डायरेक्शन, देखो टेंजेंट में दो डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो ये पता चल जाएगा, अंदर है तो ऐसे घुमाओ, थंब को उस डायरेक्शन रखते हुए, बाहर है तो थंब को ऐसे रखते हुए ऐसे घुमाओ, तो तुमको सर्कल का डायरेक्शन ये मिलेगा। और कहीं पे भी बनाना है वहीं पे टेंजेंट बना लो। बात समझ में आ रही है? ये है डायरेक्शन। तो तीसरा तरीका पता चल गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर निकालने का, ये तीसरा तरीका, ठीक। तो देखो मैं कह रहा हूँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बी बताओ, ठीक है। तो बी बताने का कितना आसान तरीका, देखो अंदर है तो यहाँ पे, तो उनको मिटा दूँ। अब बहुत आसान, अगर ये पता चल गया तो एक बात और सोच लो। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ ये वायर ऐसे रखा है और यहाँ बताओ, ठीक है, तो तुम चुपचाप ऐसे डायरेक्शन थंब को लेके जाओ अंदर और एकदम यहाँ टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट कैसा बनेगा, एकदम इस लाइन के परपेंडिकुलर बनेगा कि नहीं, टेंजेंट कैसा बनेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ ऐसे रखा है और यहाँ बताओ, ठीक है, तो कैसे बनेगा, बाहर इस लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। ऐसे चाहे वो निकाल लो आइडियल क्रॉस आर, तो एकदम ऐसे, दूसरा आइडियल क्रॉस आर एकदम ऐसे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, वो टेंजेंट बनाने वाला, ठीक है। मतलब टेंजेंट हमेशा ये रेडियस बनेगी, अगर तुम सर्कल पूरा करोगे तो ये लाइन हमेशा रेडियस आएगी, और रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। अब डाउट ये हो सकता है कि परपेंडिकुलर इधर कि ऊपर, तो वो मैंने तुम बता दिया, ऐसे है करंट तो ऐसे घुमा दो, समझे बात को, सही है। तो देखो अब इसको समझने के लिए कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ ये सही है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे लाइन बना लो, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर तो एक बात समझो, ऐसे, ठीक है, तो अंदर है तो अंदर एकदम इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये एंगल कितना, तो ये ऐसे करके आ जाएगा, ये पहला वायर मान लो और ये दूसरा, तो ये आ जाएगा B1। अब तुम कहोगे यार ये क्या हुआ, ये साफ बात है, इससे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है इसका,
तो ये तो सबको पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये कितना होगा 60 होगा, ये कितना होगा 60 होगा, 60 कितना होगा ये 60, तो ये कितना 30, तो ये कितना 60, ठीक है। तो वो पता चल गया 60 आ गया। अब इधर आओ, इसके कारण ये अंदर है तो इसके परपेंडिकुलर, भैया इसके परपेंडिकुलर, तो ये पूरा कितना है एंगल्स देख लेते हैं ना। देखो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना 90, तो ये 60, तो ये 30, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये 60 है पूरा ना, तो ये कितना है 30, ठीक है भाई। ये 60 है तो ये पूरा 60 है ना, ये वाला भी 60 है, ये वाला भी 60 है, ये वाला भी 60 है, ठीक है। तो ये 60, तो ये 30, तो ये भी 30, समझ गए ना बात को। क्योंकि ये मैंने जो लाइन ये वाली बनाई है ना, ये 90 बनाऊंगा हमेशा मैं, ठीक है। और इसके लिए अंदर तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर ये बनाऊं, तो ये सबको पता है ये 60 है, तो ये कितना है 30, तो ये भी कितना 30, ये कितना 30, तो ये V2। अब एक बात मैं कह सकता हूँ कि B1 इक्वल्स टू कितना है μ0/4 करंट दोनों में I लिया है, I ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाली है A, तो 2I/A होगा। ऐसे ही B2 इक्वल्स टू μ0/4 2I ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, इसकी भी यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि वायर तो ऐसे है ना, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे मिलाने वाली, तो A। अब ये कितने पे 60 पे, तो 60 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना आ जाता है √3, कितना आ जाएगा √3। कब आता है ये √3 जब दोनों बराबर होते हैं, √3 ऑफ B1 या B2 कर सकते हो, ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा। हाँ बात समझ में आई कैसे करके किया। एक और कराते हैं ऐसा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो पहले तो। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ ये 4, ये 3 और ये भी 3, ठीक है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये 10 एम्पियर और ये मान लो 10 एम्पियर, ठीक है। अभी क्या मैं डेटा अलग नहीं ले रहा हूँ, डेटा अलग करने से केवल कैलकुलेशन बनेगी, बात समझानी है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फिर से निकालो, ठीक है। इस बार मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ना लेके ऐसे कर लिया, ठीक है। तो एक बात समझो, देखो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ठीक है, और ऐसे बनाओ, ऐसे 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 और ऐसे, सही। अब देखो यहाँ से इसके कारण परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर बनाओ ये वाली लाइन, सही। परपेंडिकुलर किसके, मैंने इसके परपेंडिकुलर बनाई है, मतलब ये एकदम 90 है, ठीक। और यहाँ पे भी ऐसे। अब देखो एक बात समझो, ये 4 ये 3, तो tan थीटा लगाना, ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ थीटा और ये भी थीटा, भाई ये तो बराबर ही होंगे, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस बराबर परपेंडिकुलर बेस बराबर, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 37। जरूरत पड़ेगी तो मैं 37 लिखूंगा, वरना मैं तो थीटा से काम चलाऊंगा जिससे तुमको एंगल क्लियर दिखे। मान लो ये थीटा और ये थीटा, ठीक है। तो एक बात समझो, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब देखो फिर से, ये थीटा तो ये भी पूरा थीटा, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा,
ठीक, अब यहाँ आओ, यहाँ से अब एक बात पता चल गई, ये 37, ये 37, ठीक है, ये 37 और ये 37, तो 37 37 कितना, 35 70 72 74, ठीक है। तो ये कितना भैया, ये 90 से ज़्यादा, ये कैसा 90 से ज़्यादा, नहीं समझे, ये 90, ये 37, तो ये 53 53 53 106, तो ये 90 से ज़्यादा। तो कहने का मतलब इसके कारण ऐसे इधर कहीं आएगा, ये B1 और ये B2। समझे? कुछ नहीं समझे हो तो एक बात समझ लो कि ये पूरा 90 से ज़्यादा 106, तो ये आ गया। अब एंगल देखो, एंगल क्या कि अगर देखा जाए तो अगर मैं तुमसे कहूँ ये है थीटा, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, ये पूरा 90 भैया, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90। भाई ये लाइन तो हमेशा परपेंडिकुलर आनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन जो आई B2 वाली लाइन, ये इसके तो परपेंडिकुलर ही आनी है, ठीक है, हाँ जी, ठीक, तो ये इसके परपेंडिकुलर आनी है। अब तुम देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा भैया, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये क्या थीटा, ठीक है। तो एक बात पता चल गई, यहाँ पे बना लूँ ऐसे, काम की केवल चीज़, एक ऐसे आया B1, ये आया थीटा पे, एक ऐसे आया B2, ये आया थीटा पे। तो B1 B2 बराबर है, B1 इज इक्वल्स टू B2 है, ये तो सबको दिख रहा है, सब कुछ बराबर है। तो कहने का मतलब B1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B2 कॉस थीटा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आएगा, तो B इज इक्वल्स टू आएगा 2B1 साइन थीटा, आंसर हो जाएगा। और B1 तो लिख ही सकते हो, B1 में कोई बुराई थोड़े, B1 इज इक्वल्स टू कितना, μ0/4 पाई 2I ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 4 3 5, ठीक है, ये मिल जाएगा। बाकी सब कुछ पता है, इसकी वैल्यू पता है, आंसर दे सकते हो। साइन थीटा पता ही, थीटा कितना है 37 है। तो ये खेल खेलना आना चाहिए, एंगल्स को घुमाना आना चाहिए, ठीक है। कुछ हवा लगी, कुछ हवा नहीं लगी, कुछ हवा लगी, बोलो, देखो जल्दी से। देखो अब एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये वायर 9.6 एम्पियर, ये वायर आई, कुछ नहीं पता किधर है, दिस इज 1.2 मीटर, 1.6 मीटर, ये 2 मीटर, इसके नीचे एक पॉइंट दिया है कोई भी P, ठीक है, और ये पॉइंट S, ये A B, पहला वायर दूसरा वायर, ठीक है, बन गया। अब एक बात को समझो कि ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, ये A B, इसमें कोई करंट नहीं, मतलब करंट है लेकिन हमको नहीं पता किधर है कितना है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस है 10/11 मीटर, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ I in wire number 2 if magnetic field at point P is 0, ठीक है। बोलो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं। देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर है ना, तो इसके कारण किधर होगा, इसके कारण होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ बना लूँ, देखो एक के कारण
एक के कारण आएगा इधर पॉइंट बी पर, एक के कारण आएगा इधर, ये आएगा B1, ये आएगा B2। तो B1 कितना होना चाहिए, B2 के बराबर, ठीक है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि दोनों अपोजिट होने चाहिए। तो ये अंदर है तो इसके कारण इधर जा रहा है, तो इसका बाहर होना चाहिए, तभी इसके कारण इधर होगा। डायरेक्शन तो अपोजिट होनी चाहिए। तो पता चल गया कि डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही होगी। तो एक बात तो मैं कही देता हूँ, ये ऐसे होगा और ये तो ऐसे है ही, ठीक है। तो B1 है इसके कारण, पहले के कारण, तो μ0/4 को के लिख लिया। ये लॉन्ग वायर होते हैं, इनफाइनाइट वायर, 2I ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 2 + 10/11 = K इंटू इसके कारण 2I ओवर 10/11, K कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 9.6 / 11 ऊपर आ जाएगा 22, तो इतना 32 हो जाएगा। तो हो जाएगा I ओवर 11 से 11 कट जाएगा, तो I = कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, 10 ले लो, कट गया, तो I = 3 एम्पियर। डायरेक्शन पहले ही मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा देखो, जब कहा ये करंट मिल गया, करंट की डायरेक्शन मिल गई, करंट की वैल्यू वो आई गई है, ठीक है। करंट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और करंट की वैल्यू आने के बाद सबको समझ में आ गया करंट की वैल्यू कैसे आई। करंट की वैल्यू आने के बाद ये कहा कि करंट मिल गया, करंट की डायरेक्शन मिल गई, करंट की वैल्यू आने के बाद पॉइंट एस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मिटा दूंगा अब तो इसको, ठीक है। 3 एम्पियर का करंट आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में, सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट एस नाउ कितना होगा। देखो एक बात को समझो, ये ठीक, ये ऐसे, ये 1.6 1.22, ये 90 है। कैसे, देखो रूट में 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा, रूट में 1.44 प्लस 2.56, रूट में 4 मतलब 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हाइपोटेनस हो गया। अब हाइपोटेनस हो गया, अब निकाल लो। देखो, तो कहने का मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर है, तो इसके कारण ऐसे आएगी। भाई अंदर है तो बोलो, इसके कारण किधर आएगी, ऐसे आएगी, और इसके कारण किधर आएगी, ऐसे आएगी। तो दोनों हो गए B1 B2। तो B1 B2 90 डिग्री पे हैं। B1 कितना, μ0/4 इंटू 2I, I कितना, I इसका 9.6, 2I ओवर R। B2 कितना, μ0/4 इंटू 2I ओवर R 1.2। तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻7। ये कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो रिजल्टेंट आ जाएगा B = रूट में B1² प्लस B2²। तो B = कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करके 13 आ जाएगा। समझे, देखो कैसे आया, जल्दी से देखो ध्यान से। ठीक है, चलो अब बाकी बाद में पढ़ेंगे, इतना नोट करो, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टिल देन।